ठीक ना। ये आकर्षण और विकर्षण का जो बल होगा इसके बारे में कूलॉम्स ने क्या कहा था कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा, और इसने क्या कहा था कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब इस दोनों को मिला दिए थे भाई तो हुआ था क्या, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके बराबर में बदले थे तो एक कांस्टेंट आया था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इस K के बारे में तुमको क्या बोले थे, ध्यान देना। K के बारे में क्या बोले थे कि इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। ठीक ना। क्या यूनिट क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ये कहाँ से आया था ये भी बताए थे। ठीक है। और एक दूसरा चीज देखिए कि ये के बारे में हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में आपको बोले थे कि इसको क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता। इसको क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता या परावैद्युतांक भी इसको बोलते हैं। तो इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना बोले थे, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। इतना को मिलाने के बाद जब हम लोग कूलॉम्स लॉ को लिखे थे तो F इक्वल टू कितना लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये था किसके लिए, हवा के लिए, है ना। जब किसी माध्यम को डाले थे, ठीक ना, तो जब किसी माध्यम का बात किए थे तो किसी माध्यम के लिए जो हम लोग लिख रहे थे, तो माध्यम के लिए जिसकी परमिकता मान लो एप्सिलॉन कितना m, तब जो कूलॉम्स लॉ को लिखे थे तो F इक्वल टू कितना लिखे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब तुमको बोले थे कि दुनिया में अनंत माध्यम है तो इतने माध्यमों की विद्युतशीलता याद करना संभव नहीं है, तो एक टर्म आया था क्या, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता, है ना। और इस आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में आपको क्या बोला था, एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखो कि ये चीज में जब एप्सिलॉन m लिखोगे तो एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं। इसी का वैल्यू यहाँ पर जब पुट कर दिए थे तो F इक्वल टू आया था कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई कितना आर स्क्वायर। इतना तक आप लोगों ने पढ़ा था पिछले दिन। यही है पूरा का पूरा क्या, कूलॉम्स लॉ। देखो इस बीच में कूलॉम्स लॉ पढ़ाते पढ़ाते बीच में हम लोगों ने दो चीजों पर चर्चा की थी। ये दो चीजें थी क्या, तो एक इसका मात्रक और इसका बीमा, है ना, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा, और दूसरा क्या चीज, इस के का मात्रक और के का बीमा। इतने चीजों को अगर छोड़ दें तो पूरा का पूरा कूलॉम्स लॉ 5 नंबर में पूछेगा, और इतना आपको क्या करना है, लिखना है शुरू से लेकर के लास्ट तक। बीमा और मात्रक का चर्चा मैंने बीच में कर दिया आप लोगों के सामने कि आप लोग समझे वहीं पर। ठीक है। अब देखो बेटा कि जो फोर्स है, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इतना तो पता है। लेकिन ये फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड है इतना। इस फोर्स का केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, केवल परिमाण है। इसका डायरेक्शन भी चाहिए, है कि नहीं। तो इसका डायरेक्शन चाहिए, तो इसको डायरेक्शन को प्राप्त करने के लिए आप जो उपयोग करेंगे वो कूलॉम के नियम का सदिश रूप का वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक ना। अब इसमें देखो कि दो चीजों का उपयोग करेंगे। एक चीज होगा क्या, एक चीज होगा क्या कि तुमको हम बोले थे कभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जिस ट्रायंगल लॉ में कहते क्या कि अगर दो वेक्टर हो और एक ही क्रम में हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही क्रम में हो, तो इस ए और बी का जो परिणामी सदिश होता है वो तीसरा साइड होता है और विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम का मतलब वो वेक्टर जिसका हेड से हेड टकरा जाए और टेल से टेल टकरा जाए, तो इसको बोले थे क्या, आर। और बोले थे आर बराबर कितना, ए प्लस बी वेक्टर के फॉर्म में। ये तुमको याद होगा, है ना, कि समान क्रम वाले का योग विपरीत क्रम वाले के बराबर में होता है। और दूसरा चीज हम तुमको क्या बोले थे, एक यूनिट वेक्टर आर कैप बराबर वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तुमको हम ये भी बताए थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर को तुम आर भी लिख सकते हो, है ना। अगर आप इतना चीज जानते हैं, ठीक ना, अगर आप इतना चीज जानते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये भी पता होगा कि अगर F बराबर कहीं पर 5 न्यूटन लिखा हुआ है तो इसका मतलब केवल परिमाण है, दिशा यहाँ पता नहीं है। लेकिन अगर इसी F बराबर 5 में हम आई कैप न्यूटन लगा देते थे तो ये फोर्स क्या होता था। मतलब तुमको सीधे सीधे पता होगा क्या कि अगर वेक्टर लिखना है, अगर
वेक्टर लिखना है तो परिमाण में क्या करते थे, मैग्नीट्यूड में क्या करते थे, यूनिट वेक्टर से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। अच्छा इतना पता है। तुमको ये भी पता होगा कि जो पोजीशन वेक्टर होता है, अगर इसको बोले एक्स एक्सिस, इसको बोले वाई एक्सिस और इसको बोले जेड एक्सिस, तो किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हम लोग r1 r2 r3 लिखते हैं। और अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 या xyz है, तो xyz है तो इस वेक्टर r1 को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते थे, ये भी तुमको पता होगा। इतना बात अगर तुमको पता है तो आज हम अपने लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसमें आपको ये बताते हैं कि कूलॉम के नियम का वेक्टर फॉर्म क्या है, कूलॉम के नियम का सदिश का रूप क्या है। ठीक ना। तो यहाँ हेडिंग लगाएंगे क्या, कूलॉम के नियम का सदिश रूप। ठीक ना, क्या हेडिंग लगाएंगे, कूलॉम के नियम का सदिश रूप, कूलॉम के नियम का सदिश रूप। और देखो ध्यान से पहले सीख लेना इसमें, जब ध्यान से एक एक चीज डायग्राम में सीखोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। यह है वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है। अब देखो, मान लो कि इस हवा में कहीं पर दो आवेश रखे हुए हैं, तो ओरिजिन के रिफरेंस में उस दोनों आवेश का कोई ना कोई पोजीशन होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए मान लीजिए कि ये है आपका एक्स एक्सिस, यहाँ से मान लीजिए कि ये है यहाँ से आपका वाई एक्सिस, और मान लीजिए कि ये है आपका जेड एक्स। ठीक है। अब देखो इसमें कि मैंने इसको माना है क्या, एक्स एक्सिस, इसको माना है क्या, वाई एक्सिस, और इसको माना है क्या, जेड एक्स। अब तुम जरा सा कल्पना करो, जरा सा कल्पना करो क्या, कि कल्पना करो क्या कि मान लो कि यहाँ पर एक आवेश है जिसका परिमाण है Q1, या मान लो इसको प्लस Q1 बोल। यह आवेश है कितना, प्लस Q1। तो मूल बिंदु से इसका कुछ ना कुछ स्थिति होगी कि नहीं होगी, होगा। तो मूल बिंदु से जो इसका स्थिति है, उस स्थिति को मान लो तुम क्या, मूल बिंदु से जो इसका स्थिति है, उस स्थिति को तुम मान लो क्या, कि जो मूल बिंदु से इस आवेश की स्थिति है, ये स्थिति है कितना, r1। मान लो कोई एक वेक्टर है कितना, r1। ठीक है। मान लो कि एक दूसरा आवेश है, एक दूसरा आवेश है जो यहाँ पर है। ठीक ना, एक दूसरा आवेश है जो यहाँ पर है, और इस आवेश के बारे में तुमको दिया हुआ है क्या, कि ये जो है वो है कितना, Q2 प्लस Q2। ठीक है। इसका भी कोई ना कोई स्थिति होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इस आवेश का स्थिति मान लो क्या, कि जो यहाँ से इस आवेश का स्थिति है मूल बिंदु से, ये जो है वो है कितना, r2। यह है कितना, r2। कोई दिक्कत इसमें। यदि मान लीजिए कि इस दोनों आवेश के बीच की दूरी, यदि मान लीजिए कि इस दोनों आवेश के बीच की दूरी, इस दोनों आवेश के बीच की दूरी को यदि मान लीजिए कि ये है r। ठीक ना। तो ये बताइए कि दोनों आवेश धन आवेश है, तो दोनों आवेश धन आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेगी, विकर्षित करेगी। तो विकर्षित करने का मतलब ये हुआ भाई साहब, विकर्षित करने का मतलब ये हुआ कि ये इस आवेश पर इधर के तरफ एक बल लगेगा, और इस आवेश पर जो है तो इधर के तरफ एक बल लगेगा, इधर के तरफ एक बल लगेगा, लगेगा कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब तुम देखो कि ये दोनों बल अभी तक हम परिमाण निकाल लेते थे इसका, कैसे, तो कूलॉम के नियम से K Q1 Q2 बाय R करके। K का वैल्यू 9 × 10 का पावर 9 पता था, लेकिन ये दोनों बल विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में है तो भाई साहब दिशा के लिए भी हम लोग को बात करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो बल का परिमाण के साथ साथ दिशा निकालने के लिए भी जिस नियम का उपयोग किया जाता है वो सदिश रूप होता है कूलॉम के नियम का। समझ में आया। और कूलॉम के नियम में हमको कहा है कि भाई यदि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, तो जो बल का परिमाण है F बराबर, ये तुम लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना, r²। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, इतना तक तो हम पहले से पढ़े हैं। अब आप एक बात बताइए कि ये दोनों बल का दिशा अलग अलग है ना,
ये दोनों बल का दिशा क्या है, अलग अलग है, तो हम इस बल का नाम रखते हैं कुछ अलग, इसका नाम रख लेते हैं F12। अब देखो इस F12 का मतलब क्या हुआ, इस F12 का मतलब हुआ क्या कि आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा कितना बल लगे, Q2 पर लग रहा है बल, तो जिस पर बल लग रहा है उसको बाद में लिखे हैं और जिसके द्वारा लग रहा है उसको पहले लिखें। तो Q2 को जो है सो Q1 F21 बल से धकेल रहा है, तो F21 को हम लोगों ने क्या बोला, F21 को बोला कि आवेश Q2 पर, आवेश Q2 पे, आवेश Q2 पर Q1 के द्वारा आरोपित बल के द्वारा, बस खाली नाम है ये ध्यान देना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा F12 ठीक है, ये ठीक है, यहाँ क्या लिखना है, F12 के द्वारा आरोपित बल, कोई दिक्कत इसमें, एक नाम रख दिए बस, ठीक ना। ऐसे ही इधर वाले का नाम हम लोग रख देते हैं कितना, F21। और इस F21 के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो है, ये है क्या, आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा आरोपित बल, के द्वारा आरोपित बल, एकदम ध्यान से देखने जाना। अब जरा सा एक चीज बताओ कि F12 हो चाहे F21 हो, दोनों किसके बराबर में होगा, F के बराबर में होगा, है कि नहीं, दोनों किसके बराबर में होगा, F के। लेकिन यदि मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, मान लो बात करना है किस चीज का, F12 का है, बात करना है किस चीज का, F12 का, तो F12 का बात करना है तो हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² तो लिखेंगे ही लिखेंगे, है ना। लेकिन जरा सा देखो कि F12 का जो दिशा है, जो F12 का दिशा है वो दिशा है कैसे, इसके अलोंग, ये दिशा है कैसे, इसके अलोंग। अब अगर मान लो, अब अगर मान लो कि इसको हम वेक्टर में लिखते हैं क्या, इसको हम वेक्टर में क्या लिखते हैं, वेक्टर R। तो तुम देखो कि त्रिभुज का नियम क्या कहता है, कि त्रिभुज का नियम कहता है क्या कि इस वेक्टर को आप पकड़िए तो यही है वेक्टर R, यही है वेक्टर R, है ना। अब इस तीनों में देखिए R1 R और R2 में कौन से दो सदिश हैं जो एक ही क्रम में हैं, R1 और R, और R2 किस में है, विपरीत में है, क्योंकि इसका हेड से हेड भी टकरा रहा है और इसका टेल से टेल भी टकरा रहा है। तो भाई साहब ये बात बताओ कि F12 के लिए जो है, तो हम यहां बताओ कि हम वेक्टर R1 और प्लस वेक्टर R बराबर वेक्टर R2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये कहां से लिखे हैं बेटा, तो त्रिभुज के नियम से, ये कहां से लिखे हैं, त्रिभुज के नियम से। अब देखिए कि जब त्रिभुज के नियम से आप ये चीज लिखे हैं तो यहां से आप ये बताइए वेक्टर R बराबर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब एक चीज बताइए कि ये जो बल F12 है, अगर इसमें हम R के अलोंग यूनिट वेक्टर से गुना कर दें तो इसको वेक्टर में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। मतलब कि भाई साहब जो तुम्हारा F12 है, इसको अगर हमको वेक्टर में लिखना है तो इसको करना क्या पड़ेगा, F12 में हमको R कैप से क्या करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है आपको, नहीं कोई दिक्कत होना चाहिए। अब आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं क्या कि जो आपका F12 है वो F12 और इनटू R कैप का वैल्यू आप जानते हैं कि वेक्टर R बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R होता है, जानते हैं कि नहीं, क्यों कि चूंकि R कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर R बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। इतना में तुमको कोई आपत्ति है क्या, यहाँ पे ऊपर इसमें किसी भी 5 न्यूटन के बल को 5 आई कैप लिखते थे तो दिशा का पता चलता था ना, आई कैप क्या था, यूनिट वेक्टर था। तो आर के दिशा में ये बल लग रहा है, ये बल और ये आर दोनों एक ही दिशा में है ना, तो एक ही दिशा में है, तो इस बल में अगर इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर से हम गुना कर देंगे तो ये बल जो पहले अदिश था वो सदिश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बस वही किए, यूनिट वेक्टर से गुना कर दिए। अब देखो कि यूनिट वेक्टर से गुना करने के बाद की कहानी, F12 का वैल्यू तुमको यहाँ से पता है, F12 का वैल्यू तुमको यहाँ से पता है। अब देखो कि अगर हमको
लिखना है F12, तो इसको कितना लिखे थे F12, जिसका वैल्यू था कितना 1/4πε0 Q1 Q2 और नीचे कितना R² है ना। और इनटू में हमारे साथ क्या आया था वेक्टर R बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। अच्छा एक बात बताओ कि इसी को हम F12 को हम 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा R² और इनटू वेक्टर R के जगह पर, तुम ध्यान से देखो कि जो वेक्टर R के जगह पर आया था वो कितना आया था R2 माइनस R1 लिख सकते हैं कि नहीं। वेक्टर R के जगह पर क्या लिख सकते हैं R2 माइनस R1, तो इसको कितना लिखे वेक्टर R2 माइनस R1 और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R है, इसको कितना लिखते हैं, क्यों कि पहले भी ये डिस्टेंस R ही था, इसका मैग्नीट्यूड कितना इतना ही बड़ा, तो ये वेक्टर है ना। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है R, तो मॉड ऑफ वेक्टर R को R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो जब लिख दोगे तो ये कहानी हो जाएगा कितना तुम्हारा F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2, देखो यहाँ R² और R ये दोनों गुना होके कितना हो जाएगा R³ और इधर क्या बचेगा R2 माइनस, इसी को कहते हैं बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। इसी को क्या कहते हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। लेकिन इसी को थोड़ा सा और अच्छे से किताबों में लिखा हुआ होता है, कैसे ये जरा सा ध्यान देना, इसको किताबों में लिखा हुआ होता है कैसे, तो खाली क्या करेगा कि इस R21 को ये लोग क्या करेगा F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R³ और इस R2 माइनस R1 को लिख लेगा कितना R21, ठीक ना। बस एक लिखने का तरीका है, R21 का मतलब क्या R2 माइनस R1। तो ये याद रखना कि ये चीज जो है सो किताबों में लिखा हुआ मिलता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मान लिया है क्या कि R21 जो है ये बराबर किसके है R2 माइनस R1 के। अब देखिए कि हम किए क्या, शुरू से एक बार देख के समझिए इस चीज को कि क्या दिया हुआ था, दो बिंदु आवेश आपके पास दिए हुए हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है R। कह रहा है कि यदि Q1 का स्थिति सदिश R1 है और Q2 का स्थिति सदिश कितना है R2 है, तो इस पर दो बल लग रहा है अलग अलग दिशाओं में, है ना। दोनों बल का जो युग्म है वो अलग अलग दिशाओं में लग रहा है लेकिन दोनों बराबर है, ये हमको पता है कि परिमाण में दोनों क्या है बराबर, लेकिन दिशा दोनों का क्या है अलग अलग। अब जरा सा इसमें नाम हम रख दिए क्या कि इसको बोलेंगे F12 और इसको बोलेंगे क्या F, बस नाम रखें ये कुछ है नहीं। F21 के बारे में क्या बोले कि Q2 पर Q1 के द्वारा जो बल लग रहा है, और F21 के बारे में क्या बोले इस पर जो इसके द्वारा लग रहा है। अब देखो कि यहाँ से कि F के बारे में तो हम लोग ये कहानी जानते हैं कूलॉम के नियम से, जो सामान्य नियम पहले पढ़े थे, F12 को भी इतना ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ देखो कि इसमें हम क्या किए कि जो बल का दिशा है इस दिशा में वेक्टर R को क्या मान लिए हम लोग वेक्टर R मान लिए। अब इसमें जब त्रिभुज का नियम लगाए तो देखे कि ये और ये एक ही क्रम में है, मतलब इस दोनों का जो योग होगा वो तीसरे वाले के बराबर। तो पहला वाला है क्या R1 और दूसरा वाला है क्या R, जो एक ही क्रम में है, दोनों का योग तीसरे वाले के बराबर होगा कि नहीं त्रिभुज के नियम से। यहां से वेक्टर R का मान हम निकाल लिए। अब हम कह रहे हैं क्या, तुम याद करो वेक्टर में तुमसे क्वेश्चन करवा रहे थे कि 10 न्यूटन का बल वेक्टर R के लॉन्ग लगता है, तो बल को सदिश रूप में लिखिए। तो करते क्या थे, खाली यूनिट वेक्टर से तो मल्टीप्लाई करते थे, जिसके अलॉन्ग लग रहा है तो R के अलॉन्ग ये बल लग रहा है तो R के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर से क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए। जब मल्टीप्लाई किए तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन कहता है ये, और वेक्टर R का वैल्यू यहाँ से R2 माइनस R1 पुट किए और मॉड R के जगह पर क्या किए ये R का वैल्यू रखे, ये तैयार हो गया। इसी को क्या कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब इसी में देखो एक चीज कि ये R21 जो है वो किसको लिखा R2 माइनस R1 को थोड़ा छोटा करके लिखने का ये तरीका हो जाता है। याद कैसे रखेंगे, F12 रहेगा तो R21 रहेगा। और इसी तरह से तुम देखो, हाँ उस केस में भी बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। मैं बोला हूँ अभी साइन को छोड़ दो, सवाल बनाते समय हम दिखाएंगे, कुछ नहीं होगा बस डायरेक्शन बदलेगा। तो डायरेक्शन जो फोर्स का भी दोनों बाहर बाहर लग रहा है, दोनों क्या होगा अंदर की तरफ लगेगा। अभी भी देखो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो बस ये याद रखना है कि हमेशा जो कपलिंग ऑफ फोर्स होगा वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन सेम चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज रहेगा तो
अट्रैक्ट करेगा। बस इतना ही चीज दिमाग में डाल के रखिए। ये बातें इतनी समझ में आई कि नहीं? अभी क्वेश्चन बनाते टाइम तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, वो दिमाग में डालो ही मत। वो दिमाग में डालोगे फालतू कंफ्यूज होगे। चार्ज का साइन क्या है ये अपने को सोचना नहीं है। सवाल बनाते टाइम केवल मैग्नीट्यूड का यूज करना है, और ये बात ध्यान में रखना है कि अगर सेम साइन रहेगा तो रिपेल करेगा, और अपोजिट साइन रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? हम लोग क्या निकाले हैं? F12 अभी निकाले हैं। अब आपसे अगर कोई आदमी कहे कि F21 निकाल करके दिखाओ, है ना, F21 निकाल करके दिखाओ, तो देखो भाई कि जब F21 के लिए बात करेंगे तो अपने पास था क्या सब चीज अभी तक? देखो अपने पास था क्या कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोगों ने बनाया था, जिसका ये एक्स एक्सिस हुआ था, ये वाई एक्सिस हुआ था, और यहां से ये हुआ था जेड एक्सिस। इतना ही काम किए थे। अब देखो कि इस एक्स वाई और जेड एक्सिस में, इस एक्स वाई और जेड एक्सिस में हमने क्या किया था? दो बिंदु आवेश माना था, एक प्लस Q1 और एक प्लस Q2, है ना। इस दोनों के बीच का Q2 का पोजीशन वेक्टर माना था क्या? R2, और Q1 का पोजीशन वेक्टर माना था क्या? और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना माना था? R। अच्छा, इसी फोर्स को जो है तो तुमने बोला था क्या? F12, और इधर के तरफ जो फोर्स लग रहा था इसी को क्या बोले थे तुम? F। अब देखो कि F21 जिस दिशा में लग रहा है उस दिशा में जो वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर है, जिसको वेक्टर R बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं? अब जरा सा ध्यान से देखो कि अगर तुमको कोई आदमी कहे कि F21 निकालने के लिए, तो इसका परिमाण तो पता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना? R²। लेकिन देखो कि इसमें जब तुम वेक्टर का लॉ लगाओगे तो इसमें वेक्टर का लॉ लगाओ, और देखो वेक्टर R में और इसमें R2 और R दोनों एक ही क्रम में है। इस बार क्या है? R2 और R दोनों एक ही क्रम में है। तो जब R2 और R दोनों एक ही क्रम में है तो हमको तुम ये बताओ कि R2 और R का सम जो है वो R1 के बराबर में होगा कि नहीं? होगा। तो भाई साहब क्या लिखेंगे इस बार? वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R बराबर क्या? R1। यहां से देखिए कि जो वेक्टर R आप लिखिएगा वो क्या लिखिएगा? R1 माइनस R2। कोई दिक्कत इसमें? नहीं कोई दिक्कत। अब देखो कि अब अगर हमको ये फोर्स F21 चाहिए वेक्टर फॉर्म में, तो F21 में हमको यूनिट वेक्टर R से गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि ये फोर्स जो है वो वेक्टर R के दिशा में ही तो लग रहा है, और जब R के दिशा में ही लग रहा है भाई, तो यूनिट वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही सारी कहानी रटेंगे क्या कि F21 बराबर F21 का वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², और यूनिट वेक्टर R के जगह पर क्या लिखेंगे? वेक्टर R बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। फिर से वेक्टर R के जगह पर वही कहानी रखेंगे, कितना? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² इंटू वेक्टर R के जगह इस बार कितना रखोगे? R1 माइनस R2, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R को R लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जरा सा ध्यान से देखिए कि इस बार जो आपकी कहानी है ये है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R³ ये R² और R मिलके कितना? लेकिन इस बार जो है वो कितना है? R1 माइनस R2। ये है आपका क्या? F21। ये है क्या आपका? F21। तो ये देखिए कि ये दूसरा बल का भी दिशा निकल गया। लेकिन जरा सा इसमें देखो कि बस बदला क्या है? सर सारा तो सेम ही है, बस वहां R2 माइनस R1 था और यहाँ क्या हो गया? R1 माइनस R2 हो गया। तो एक जगह तुम देखो, इसी को अगर तुमको शॉर्ट में कोई आदमी लिखने के लिए बोले तो कितना लिखोगे? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R³ और इंटू इसको कितना लिखेंगे? R12। क्यों भाई? कि R12 जो है वो हम लिखे हैं किसको? R1 माइनस R2 को। इतना बात समझ में आया कि नहीं? अब जरा सा देखिए कि सर ये क्या फालतू चीज करवा रहे हो, ये क्या फालतू चीज करवा रहे हो आप। अब मान ले कि हमको इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता रहे खाली। कहे क्या? सुनो, कहे क्या कि जो पहला आवेश है वो पहला आवेश कुछ भी x1 y1 z1 पे है, जो दूसरा आवेश है वो कहीं x2 y2 z2 पे है। तो x1 y1 z2 और x2 y2 z2 के बीच का डिस्टेंस r निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे। R1 पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा? R2 पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा? पोजीशन वेक्टर है सारा, और जब सारा पता रहेगा R1 R2 और R, तो फोर्स F21 और F12 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो ये है वेक्टर फॉर्म का कमाल, कि केवल आपको चार्ज पता रहे और दोनों के बीच का डिस्टेंस पता रहे तो आप फोर्स तो ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन अब मान ले डिस्टेंस पता नहीं है, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है,
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका x1 y1 z1 है, तो r1 इक्वल टू x1 i y1 j z1 के तो लिख लोगे, r2 इक्वल टू भी x2 i y2 j z2 के तो लिख लोगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकाल लोगे, और डिस्टेंस निकाल लिए, r निकाल लिए, r1 निकाल लिए, r2 निकाल लिए, तो ये फोर्स निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब देखो कि यहाँ पे जो फोर्स है वो स्केलर में वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कूलॉम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछ देता है। अब देखिए इसके लिए आप भूमिका कैसे तैयार करेंगे, तो इसके भूमिका को तैयार करने के लिए आप देखिए कि परीक्षा में आएगा तो ये कैसे लिखेंगे। आपको मान लो परीक्षा में आ गया क्या कि कूलॉम के नियम का सदिश रूप को लिखिए, ठीक ना, तो आप सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखिएगा कि कूलॉम के नियम क्या है। तो कूलॉम का नियम क्या है भाई कि दो बिंदु आवेश के बीच का दूरी अगर r है तो कहता है क्या कि जो आरोपित बल होगा वो आवेशों का गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहां से पहुंच जाओगे यहां तक। अब कहो कि माना कि दो बिंदु आवेश q1 तथा q2 जिसकी स्थिति सदिश क्रमशः r1 और r2 है, यदि दोनों के बीच की दूरी r है तो कूलॉम के नियम से F बराबर इतना लिखेंगे। अब ये डायग्राम बनाइएगा बढ़िया से, ये कहानी लिखिएगा, और यहां से लेकर के आप जब यहां तक लिख दीजिएगा तो यहां तक लिख दीजिएगा तो हो गया कूलॉम का नियम का वेक्टर फॉर्म। अब देखो कि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं दूसरा पेज भी मैं पूरा भरा हुआ हूँ, ये निकाल करके मैं तुमको दिखाया हूँ, लेकिन तुमको क्या करना है, इसी के नीचे लिखना है सिमिलरली, इसी प्रकार F21 R12। समझ में आया कि नहीं। अब देखो कि यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है। सर आप हमेशा कहे हैं क्या कि दोनों तरफ का जो बल है F21 और F12 दोनों बराबर है, कैसे मान लें कि दोनों बराबर है। देखो विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, एक अगर 5 न्यूटन तो दूसरा -5 न्यूटन, इसी का मतलब होता है विपरीत दिशा। अब देखो कि तुमको हम यहाँ से बता रहे हैं कि जो तुम F12 निकाले हो, ध्यान से देखना, जो तुम F12 निकाले हो वो कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r² नहीं r³ ठीक ना, कितना r³ इंटू कितना r2 माइनस r1, ये है कि नहीं है। और जो आप F21 निकाले हैं, जरा सा ध्यान से देखिए, जो आप F21 निकाले हैं वो है कितना 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r³ है ना, और इस बार है कितना r1 माइनस r2। इसमें कोई दिक्कत, इसमें से क्या करो, इस दोनों में से एक माइनस को कॉमन लो, तो जब माइनस को कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा -1/4πε0 Q1 Q2 बाई r³ और माइनस कॉमन लिए तो ये कहानी पलटेगी कि नहीं, कितना हो जाएगा बेटा r2 माइनस r1। अच्छा ध्यान से देखो कि ये जो चीज है F12 है कि नहीं, तो जो तुम्हारा F21 है वेक्टर में वो -F12 है कि नहीं है। अब जरा सा इसको ध्यान से देखिए कि नेगेटिव साइन किसको बताता है, विपरीत दिशा को। अच्छा परिमाण में दोनों बराबर है और दिशा विपरीत है, तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल कौन सा नियम है, न्यूटन का तीसरा गति का नियम। अतः कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय गति के नियम का पालन। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये कभी पढ़े हुए होगे, अगर 11th में पढ़े हुए होगे तो यही न्यूटन गति का तृतीय नियम का गणितीय रूप है ना, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल है। अब विपरीत तो है, अब देखो ध्यान से, जो लोग मेरे से 11th पढ़े उनके लिए मैं आपको क्रिया और प्रतिक्रिया के बल के बारे में क्या बताया था कि अलग अलग वस्तुओं पर लगनी चाहिए क्रिया और प्रतिक्रिया, और दूसरा क्या बताया था कि नेचर कैसा होना चाहिए, सेम। दोनों बल का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम, मतलब मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक ही, ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन ही होगा क्रिया प्रतिक्रिया, बताया था कि नहीं। अब देख भाई कि यहाँ पर F12 और F21 के बारे में जरा सा बात करते हैं। F12 Q2 पर लगने वाला बल है, जबकि F21 Q1 पे लगने वाला बल है। दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर लग रही है कि नहीं लग रही है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का पेयर है कि नहीं। दूसरी बात, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो ये भी नेचर भी सेम है, तो नेचर भी सेम है तो ये दोनों कैसा बल हो गया, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल। अब यहाँ पर हम लोग सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे क्या कि अतः, अतः क्या भाई, तो अतः ये कि कूलॉम का नियम जो है, अतः कूलॉम का नियम
किसका पालन करती है? कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय गति के नियम का पालन करती है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम का क्या करती है? पालन करती है। गति के नियम का पालन करती है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, पालन करती है। ठीक है। कूलॉम के नियम का सदिश का रूप आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया। कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल लॉ लगाना है और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, काम हो जाता है। ठीक ना। एक लाइन में क्या, सिंपल कूलॉम के नियम में क्या करना है? ट्रायंगल लॉ लगाना है। देखो ट्रायंगल लॉ लगाए यहाँ पर, है ना, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए यहाँ पर, फिर वहां से वैल्यू पुट कर दिए, काम खत्म। इतना सा ही काम है। मान्यता बस खाली आपको लिखना है क्या, कि माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। यदि Q1 का स्थिति सदिश R1 तथा Q2 का स्थिति सदिश R2 है तो कूलॉम के नियम से सेवा समाप्त। लिख दें? अच्छा एजम्पशन लिख दें? कहाँ लिख दें? आगे वाले पेज पर लिख दें? अच्छा लिख करके यहाँ पर छोटा कर देंगे तो हो जाएगा। चलो ऊपर में जगह है वहां पर लिख देते हैं क्या? अच्छा इसको उठा के इधर पहुंचा देते हैं, इधर लिख देते हैं क्या? बहुत छोटा सा में लिखा जाएगा। चलिए इसको क्या करिए, उठाइए और पहुंचा दीजिए इधर। इसको और छोटा भी कर दें। कौन सा? ये ये नहीं समझ में आ रहा है। चलो देखो ध्यान से देखो, ये इतना आसान चीज है यार। देखो सुनो, बल F21 इधर लग रहा है, इसको मान ले वेक्टर R, माने हैं, कहीं से टपका नहीं है। तो ये है तुम्हारा R1, R2 ये है मान लो, ये है तुम्हारा R1, है ना। तो वेक्टर R कौन सा हुआ? ये वाला हुआ ना, ये वाला हुआ कि नहीं वेक्टर R? अब देख एक ही क्रम में कौन सा है, तो R2 और R। अब विपरीत क्रम में कौन सा है, तो R1 बराबर R2 प्लस R लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बस क्या किया, R2 को इधर पहुंचा दिए, सेवा समाप्त। हाँ अरे यार वेक्टर R चाहिए ना आपको, वेक्टर R चाहिए क्योंकि R के दिशा में ये बल लग रहा है। काम वेक्टर R का है, R1 R2 का हमको काम नहीं है। R का दिशा में ये बल लग रहा है, इसीलिए वेक्टर R चाहिए, इसीलिए इसको इस साइड पहुंचा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? चलो इतना में कोई दिक्कत। अब लड़का का ये डिमांड है क्या, कि हम एजम्पशन लिख दें, और एजम्पशन लिख करके छोटा कर दें। ठीक ना। लिखिए, देखिए क्या लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा क्या, माना कि दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, सुनिएगा, दो बिंदु आवेश प्लस Q1 तथा, समझ जाओगे, तथा प्लस Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। ठीक है। यदि Q1 का स्थिति सदिश, यदि Q1 का स्थिति सदिश R1 तथा Q2 का स्थिति सदिश, तथा Q2 का स्थिति सदिश, तथा Q2 का स्थिति सदिश R2 है तो कूलॉम के नियम से, तो कूलॉम के नियम से, अब कहानी शुरू कर दोगे यहाँ से। समझ में आया? बस इतना ही एजम्पशन लिखना है, और इस एजम्पशन में हम क्या लिखे हैं, जो डायग्राम में किए हैं। समझ में आया बात? तो डायग्राम समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर से एक बार डायग्राम पर आते हैं, फिर से एक बार डायग्राम पर क्या आते हैं, तो देखो फिर से एक बार डायग्राम पे क्या आते हैं भाई, कि दो आवेश लिए Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी कितने, R। Q1 का स्थिति सदिश कितना, और Q2 का स्थिति सदिश कितना, बस इतना ही मानना है क्योंकि डायग्राम में इतना ही के। अब F12 माने हैं किसको, Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल। अब देखो ये इस दिशा में लग रहा है बल। अब अगर इस दिशा में हमको कोई सदिश मिल जाए तो उसके अनुरूप इकाई सदिश निकाल करके हम इसमें गुना करेंगे और वेक्टर फॉर्म तैयार हो जाएगा। तो ये वेक्टर R को हमको ढूंढना है, तो हम मान लिए कि यही है वेक्टर R भाई। अब इसमें क्या किए, त्रिभुज का नियम लगाए,
तो त्रिभुज का नियम लगाए तो देखे कि R1 और R दोनों एक ही क्रम में है। तो R1 और R जब दोनों एक ही क्रम में है तो दोनों का योग तीसरे वाले के बराबर होगा, विपरीत क्रम वाले के। कर दिए बराबर, कहाँ पे किए, यहाँ पे, है ना। R1 प्लस R बराबर R2। अब हमको क्या चाहिए था, R चाहिए था, तो R चाहिए था तो R1 को इस साइड भेज दिए। हाँ, ये F12, अरे यार नाम बस माने हैं ये, इसका नाम मान लिए हैं कि अगर ये F12 है तो ये F21 होगा, बस नाम है, इसमें कंफ्यूज मत हो। तेरा मन हो तो 21 मान लेना और फिर भी यही चीज लिखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा नाम सुमित है तो भी यही पढ़ा रहे हैं, अल्फा बीटा गामा रहता तो भी, है ना। तो बस नाम है, नाम में कुछ रखा नहीं है ना, समझ गए। एक शेर याद आ गया नाम से, चलो छोड़ो हटाओ, छोड़ो छोड़ो, शेर सुनोगे तुम लोग। कहाँ पर आए कि कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय गति का नियम का पालन करता है। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ एक लाइन में, मतलब हुआ एक लाइन में क्या, मतलब हुआ एक लाइन में क्या कि F21 तथा F12 क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक ना, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। एक शेर है, सुनाई देते हैं, हमको भी नहीं हजम हो रहा है। कह रहा है क्या, सुनो, कह रहा है कि रंग बिरंगी दुनिया की तहरीर क्यों मांगते हो, रंग बिरंगी दुनिया की तहरीर क्यों मांगते हो, और अगर मोहब्बत है हमसे तो फिर तस्वीर क्यों मांगती हो। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है ना। अरे तुम लोग भी बोलता होगा ना व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, हाँ। अरे यार ये अभी तक वहीं अटका हुआ है, चलो छोड़ो, इंस्टा पर ये हो गया इतना। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अब लेकिन ये कूलॉम का नियम पूरा का पूरा खत्म। अब अगले दिन से हम तुमको सवाल करवाएंगे एक छोटा सा थ्योरम पढ़ा करके, छोटा सा थ्योरम है, एकदम छोटा सा थ्योरम, उसको रटना ही है। अब देखिए कि कूलॉम के नियम की कुछ सीमाएं भी है। सीमाएं क्या क्या है, तो पहली सीमा कि केवल बिंदु आवेश के लिए ही संभव है। कूलॉम का नियम कब लगाएंगे, जब आवेश कैसा रहे, बिंदु आवेश। दूसरा बात कि कूलॉम के नियम का प्रयोग करने के लिए जो आपका आर है, वो आर अगर बहुत 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 छोटा हो जाता है तो वो एक अलग चीज हो जाता है। क्या होता है, उसको बोलते हैं द्विध्रुव डायपोल। कितना छोटा, तो देखो यहां पर हम लिख ही दे रहे हैं क्या, कूलॉम के नियम की सीमाएं, कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ उपयोगी बातें, ऐसे लिखो, से संबंधित कुछ उपयोगी बातें। सुनो, पहला बात क्या, कुछ उपयोगी बातों में जो पहला बात है, वो पहला बात है क्या कि केवल बिंदु आवेश के लिए, केवल बिंदु आवेश के लिए उपयुक्त है। बिंदु आवेश के बारे में मैं तुमको बताया था, के लिए उपयुक्त है। दूसरा, हमेशा देखो कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो तो जो दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन है उसी के अलोंग लगता है। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका Q1 और ये है आपका Q2, इस दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ये है, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके इधर बढ़ाइए, तो अगर रिपेल करेगा तो ये ऐसे रहेगा, तो ये भी कैसे रहेगा, ऐसे, देखो इसी लाइन के अनुदिश है। अगर अट्रैक्ट करेगा तो भी ये ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे, अभी भी इसी लाइन के अनुरूप है ना। तो जो दूसरा पॉइंट लिखोगे तुम, ये दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि आरोपित बल हमेशा आवेशों को जोड़ने वाले रेखा के अनुरूप लगती है, ठीक ना। दूसरा लाइन क्या, कि जो आरोपित बल है, आरोपित बल दोनों आवेशों को, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुरूप लगती है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुरूप लगती है, रेखा के अनुरूप लगती है। ये बात समझ में आ गई, ठीक ना।
रेखा के अनुरूप लगती है। अब ठीक है ना, ठीक है। तीसरा बात देखो, तीसरा बात कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी किसकी, आर, ठीक ना। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या, आर का मान, आर का मान जो होना चाहिए वो 10 का पावर -15 मीटर से कम होना नहीं चाहिए, से अधिक होना चाहिए, से अधिक होना चाहिए। अब देखो, ये जो दोनों के बीच की दूरी है, ये दोनों के बीच की दूरी जो है वो कह रहा है क्या कि 10 का पावर -15। तुम देख लो कि ये बहुत छोटा डाटा है, बहुत छोटा डाटा है। तो जब दो आवेश एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाती है ना, बहुत क्लोज मतलब इससे भी ज्यादा क्लोज, तो इसको बोलते हैं द्विध्रुव। तो इसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव डाइपोल। ये डाइपोल बना लेती है और वहां पर हम लोगों को क्या करना है, इस डाइपोल को अलग से पढ़ना है। तब ये कूलॉम के नियम का पालन नहीं करती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का कोई गुण नहीं रहता है, केवल बिंदु आवेश के लिए उपयुक्त है। कहोगे कि अगर बहुत बड़ा आवेश हो जाए, ठीक ना, बहुत बड़ा आवेश हो जाए, तो बहुत बड़ा आवेश हो जाए मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह पर हैं, बिंदु पर रह पाएगा क्या, बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, तो निश्चित रूप से बॉडी क्या होगा, बड़ा होगा। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग बॉडी के लिए पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए पढ़ते हैं, वितरित चार्ज के लिए पढ़ते हैं। जैसे ये रैखिक है ना, कभी समतल प्लेट ले आए और प्लेट पे चार्ज है ना, तो समतलीय आवेश का। कभी मान लो कि वॉल्यूम है किसी चीज का, बड़ा सा स्फीयर है उस पे चार्ज है, तो उस सब के लिए हम लोगों को आगे पढ़ना है। अभी केवल किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए। और बिंदु आवेश में कैसा आवेश रहेगा, छोटा आवेश रहेगा। कैसा आवेश रहेगा, छोटा आवेश रहेगा। बड़े आवेशों के लिए ये चलन में नहीं रहेगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं। चौथा बात क्या, कि न्यूटन के तृतीय गति के नियम का पालन करती है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम का पालन करती है, गति के नियम का पालन करती है, ठीक ना, पालन करती है। और पांचवा, हमेशा देखो कि जो बल लग रहा है अट्रैक्शन या रिपल्सन का, ये दोनों बॉडी के केंद्र पर लग रहा है ना। तो ये जो आरोपित बल है, आरोपित बल, ये आरोपित बल हमेशा कैसा लग रहा है, आरोपित बल केंद्रा अभिमुख। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रा अभिमुख। केंद्रा अभिमुख अगर याद नहीं रहे तो याद रखना क्या, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर लगती है। ये कुछ चीजें को आप याद रखेंगे। ये 4-5 पॉइंट है जिसमें न्यूटन के गति के नियम, सॉरी कूलॉम के नियम का कुछ ड्रॉबैक भी है, कमियां भी है और कुछ गुण भी इसमें है, ठीक ना। तो इस सब को याद रखिएगा। कमियां क्या है, तो कमी एक ये है कि 10 के पावर -15 मीटर से अधिक अगर हो जाएगा डिस्टेंस तो ही ये लागू होगा, इससे कम के लिए लागू नहीं होगा। कम के लिए लागू क्यों नहीं होगा भाई, कि अगर डिस्टेंस इतना कम हो जाएगा तो ये क्या बना लेता है, डाइपोल बना लेता है। डाइपोल का स्टडी आगे करना है। हाँ भाई, वो एक सिस्टम ही बन जाता है, ठीक ना, वो आगे पढ़ना है, ठीक ना। एक सिस्टम हो जाता है, वो फिर सेपरेट या रिपेल नहीं कर पाता, ठीक है। अब पहला क्या था कि केवल बिंदु आवेश के लिए उपयुक्त है, छोटे छोटे, ये भी क्या है, कमी है, ठीक ना। कि डिस्ट्रीब्यूटेड अगर आवेश रहे, बड़ा बड़ा आवेश रहे, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आगे पढ़ना है, ठीक ना। इतना चीज अगर आप लोग पढ़ के आ जाएंगे अगले दिन, देखो वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है, क्लियर सब आता है। घर पे जाना, एक बार खुद से लिखना, खुद से लिखना, और उसको एक बार ध्यान से देखना खुद से, ट्रायंगल लॉ लगा करके। अगर तुमने ट्रायंगल लॉ लगा लिया तो काम हो गया। सीधे सीधे ये याद रखना कि जिस वेक्टर को तुमने माना है आर, वो कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं आया। मेरा बल लग रहा था इस दिशा में तो हम वेक्टर आर को इस दिशा में माने, बल लग रहा था इस दिशा में तो उसमें वेक्टर आर को क्या माने, इस दिशा में माने। क्योंकि आर की हमको जरूरत थी, खोज थी कि एक कोई ऐसा वेक्टर मिले जो इस बल के दिशा में लग रहा हो। तो हम प्राप्त ये कर पा रहे हैं कि अगर इस आर को वेक्टर बनाया जाए तो ये आर हमको बल का दिशा बता सकता है।
तो आर बल का दिशा बता सकता है, तो इधर बल लग रहा था तो आर को इधर माने थे पिछले केस में, और इस केस में अगर बल इधर लग रहा है तो आर को क्या माने, इधर। अब इस तीनों वेक्टर में हम ट्रायंगल लॉ लगा दिए, ट्रायंगल लॉ लगा करके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए, रेडी। समझ में आया, ये है क्या, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। आप याद रखिएगा कि पिछले 2 साल से बोर्ड में नहीं पूछा है, इसीलिए आपके साल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में। नहीं पूछे तो ठीक है सर, है ना, क्या पिछले 2 साल से नहीं पूछा है तो तुम्हारे साल के लिए, पहले था क्या ना, 2 साल से पहले हर साल पूछ देता था, हर साल ही कन्फर्म में रहता था। पहला चैप्टर पहला क्वेश्चन क्या, कूलॉम का नियम। तुम कोई भी गेस पेपर गाइड उल्टा लो, पहला क्वेश्चन यही मिलेगा कि कूलॉम का नियम क्या है, इसके सदिश के रूप को लिखें। पहला क्वेश्चन तुम देख लेना किसी भी गाइड गेस में, हर साल पूछता भी था। और लेकिन आसान है, आसान कोई भी चीज कब, जब आप इसको 1-2 बार खुद से लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तब। अब अगले दिन से आप लोग इतना पढ़ के आएंगे, अगले दिन आपको एक पढ़ाएंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, छोटा सा थ्योरम है, कुछ है नहीं, ठीक ना। बस याद रखना है, कल कल टेस्ट है वेक्टर का, ठीक है। जो भी लोग आना चाहे, तुम लोगों को तो आना ही आना है, एब्सेंट रहे तो बेटा समझ जाना, इसका अटेंडेंस बनेगा टेस्ट का, और पहले उस अटेंडेंस मिला करके अगले दिन धोएंगे, फिर क्लास में एंट्री करेंगे। टेस्ट में आना ही आना है, आप नहीं बेहतर कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट में शामिल होना है। और बाकी लोग भी अगर आकर के देना चाहें तो स्वतंत्र है, आइए टेस्ट में शामिल होइए, और अपने आप को ये तुम सोच लेना जो पढ़ाया हुआ है उससे बाहर का कुछ नहीं पूछा होगा, बस थोड़ा सा माइंड एक्टिव रखोगे टेस्ट बेहतर कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए इतना पढ़ के आइएगा, और जब आप इतना पढ़ के आइएगा तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन, और अगले दिन से अब न्यूमेरिकल का भंडार आपके पास शुरू हो जाएगा। जब न्यूमेरिकल का भंडार आपके पास शुरू हो जाएगा तो फिर आप लोग अच्छा महसूस करेंगे कि सर आपके पास आए थे, सवाल बन नहीं रहा है ना, सवाल बनेगा। हाँ जी।